गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने याचिका दायर की है। तो राहुल गांधी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि मोदी स्वर्णिम केस में राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। जस्टिस वी.आर. गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच सुनवाई करेगी। बता दें कि राहुल ने 15 जुलाई को मामले की अर्जेंट सुनवाई की याचिका लगाई थी, जिसके बाद आज की तारीख मुकर्रर की गई थी। कोर्ट ने 18 जुलाई को स्वीकार कर लिया था। उनसे पहले राहुल पर केस करने वाले बीजेपी विधायक पुनेश मोदी ने भी कैविएट दाखिल करने की अपील की। साथ ही कहा कि बिना उनका पक्ष सुने कोर्ट फैसला न सुनाए। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपके साथ साझा कर रहे हैं। मोदी सरनेम केस मामले में राहुल गांधी की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। बता दें आपको, गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। मोदी सरनेम केस की वजह से राहुल गांधी संसद से अयोग्य करार दिए गए, जिसके बाद उनसे सांसदी छीन ली गई। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि राहुल गांधी की ओर से आज सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी पेश होंगे। अगर राहुल को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली तो वह 2031 तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। नियम है कि सजा पूरी होने के 6 साल बाद तक चुनाव लड़ने पर रोक रहती है। इसलिए आज का दिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद अहम रहने वाला है। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी ने याचिका दायर की है। तो बड़ी जानकारी, राहुल गांधी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। अगली खबर लखनऊ से है, जहां जल्द होगा यूपी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, अगस्त के पहले सप्ताह तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर बता रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान मंत्री बनाए जा सकते हैं। आपको बता दें, ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा अध्यक्ष का एनडीए के साथ गठबंधन हुआ है। 2024 को लेकर लगातार बीजेपी अपने आप को तैयारी करने में जुटी हुई है, लगातार फैलाने में जुटी हुई है, छोटे छोटे दलों को एक साथ करने में जुटी हुई है। इसी के मद्देनजर ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा अध्यक्ष को एनडीए में शामिल कराया गया। साथ ही सपा विधायक दारा सिंह चौहान भी बीजेपी में शामिल हो गए। आपको बता दें, इन दोनों को मंत्री बनाया जा सकता है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आई है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। अगली खबर अयोध्या से निकलकर सामने आ रही है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज दौरे पर रहेंगे। डिप्टी सीएम का पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर उतरेगा। सर्किट हाउस में पदाधिकारियों से इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मुलाकात करेंगे। साथ ही अवध विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी सीएम शामिल होंगे। विकास कार्यों का इस दौरान स्थलीय निरीक्षण करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो बड़ी जानकारी, आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। सर्किट हाउस में पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे। साथ ही अवध विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे केशव प्रसाद मौर्य। विकास कार्यों का इस दौरान स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे, विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। अगली खबर जालौन से निकलकर आ रही है, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज दौरे पर आएंगे। जालौन के उड़ई राधिका गेस्ट हाउस में शिरकत होंगे अखिलेश यादव। सपा नेता रहे इंद्रजीत यादव की शोक सभा में अखिलेश यादव शामिल होंगे। तो अखिलेश यादव जालौन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अखिलेश यादव उड़ई राधिका गेस्ट हाउस में शिरकत करेंगे। बता दें कि सपा नेता इंद्रजीत यादव की शोक सभा में शामिल होंगे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज जालौन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता इंद्रजीत यादव की शोक सभा में शामिल होंगे। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर आजाद समाज पार्टी का बड़ा धरना प्रदर्शन है। चंद्रशेखर पर हुए हमले और सुरक्षा को लेकर आजाद समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन करेगी।
आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। जंतर मंतर पर आजाद समाजवादी पार्टी का आज बड़ा धरना प्रदर्शन है। बता दें कि जयंत चौधरी की तरफ से ट्वीट कर जानकारी दी गई है। आज आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी प्रदर्शन में शामिल होंगे। बता दें लगातार आजाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि चंद्रशेखर पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हैं और साथ ही Z+ सिक्योरिटी की मांग करते हैं। तो इसे लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर आजाद समाजवादी पार्टी ने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है, जिसमें आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी शामिल होंगे। जयंत चौधरी ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। चंद्रशेखर पर हुए हमले सुरक्षा को लेकर आज आजाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे। साथ ही आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी प्रदर्शन में शामिल होंगे और चंद्रशेखर के लिए Z+ सिक्योरिटी की मांग सरकार से करेंगे। आपको बता दें थोड़े दिनों पहले सहारनपुर में चंद्रशेखर पर हमला हुआ था। संसद के मॉनसून सत्र का गुरुवार सुबह 11 बजे से आगाज होगा। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने मणिपुर मुद्दे पर हंगामा शुरू कर दिया। इसके चलते दोनों सदनों की कार्यवाही शुक्रवार दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। संसद सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्भय सड़क पर घुमाने के मामले पर बयान दिया। पीएम मोदी ने कहा कि मेरा हृदय आज पीड़ा से भरा है, क्रोध से भरा है। मणिपुर की घटना किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। सुनिए पीएम ने क्या कहा। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। मणिपुर का बात तो उन्होंने नहीं कहा ऐसा। उन्होंने मणिपुर का साथ बंगाल को जोड़ा, छत्तीसगढ़ को जोड़ा, राजस्थान को जोड़ा, लेकिन उन्होंने देश को तोड़ा। ऐसा नहीं होता है। कोई चीज जो होता है, खराब चीज खराब ही होता है। हमको काउंटर करने के लिए अगर कोई चीज को सप्रेस करे, किसको वॉइस को सप्रेस करे, तो ये देखा नहीं जाता। हम लोग को साथ में तो हर तरह लड़ाई करते हैं। हमारे असेंबली खोलने के लिए भी साइन नहीं करते गवर्नर लोगों ने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 महिलाओं के साथ जिस तरह का व्यवहार और अत्याचार हुआ, उसकी घोर निंदा भी की है और कड़े शब्दों में कहा है कि कोई भी हो, कितने भी हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी घटनाएं देश को शर्मसार करती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो,
मणिपुर हो, कोई भी राज्य हो, महिलाओं के साथ अपराध कहीं पर हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि विपक्षी दल इसको राजनीति के रूप में देखते हैं, राजनीति करना चाहते हैं। हमने सदनों में कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा से भागना चाह रहा है। इसके पीछे भी राजनीति है, उसको चुनाव प्रचार ही दिखाई दे रहा है। मणिपुर की घटना अलग प्रकार की घटना है और उसके बारे में बोलना चाहिए था, लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान को जोड़ने का औचित्य क्या है? हमारे प्रदेश को बदनाम करने का जो कुत्सित प्रयास किया जा रहा है वो बेहद दुर्भाग्यजनक है। हमेशा हिंसा में महिला का देह ही खामियाजा क्यों भुगतता है, इसके लिए सरकार कोई बड़ी पहल करेगी कि नहीं? हिंसा होती है, मारपीट होती है, लेकिन महिला के देह को क्यों नोचा जाता है, इसके लिए कोई गंभीर कानून तय होगा कि नहीं? क्या उन अपराधियों को भी फांसी नहीं, नंगा करके इस तरह से शहर में घुमाया जाएगा कि नहीं? मैं इंडिया इसका जवाब मांग रहा है। Manipur is burning and the women are raped and naked, paraded, everything. And Prime Minister is keeping quiet. He is giving statement outside. जो कल वीडियो पूरा वायरल हुआ जिसमें दो बहनों को जिस तरह से निर्वस्त्र करके उनको परेड किया गया और उनके साथ सामूहिक तौर पे गलत काम किए गए, उससे पूरा देश की आत्मा झकझोर दी है उन वीडियोस ने। पता चला कि वो वीडियो अभी के नहीं है, 2.5 महीने पहले के हैं और 2.5 महीने के अंदर वहां की सरकार ने इस बारे में कुछ भी नहीं किया। ये बेहद शर्मनाक है, ये क्रिमिनल है, ये आपराधिक मामला बनता है। मैं बेहद दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इसके लिए मणिपुर सरकार और केंद्र सरकार दोनों जिम्मेदार हैं। नहीं, अब आप बताइए, अब इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? देश का प्रधानमंत्री खामोश है, भारत सरकार चुप है और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है, राहुल गांधी जी को जाना पड़ता है। क्या इसी दिन के लिए अच्छे दिन आएंगे? देश के अच्छे दिन आएंगे? मणिपुर देश में है कि नहीं है? ये अच्छे दिन है मोदी जी, ये बताना पड़ेगा ना मोदी जी को कि यही अच्छे दिन के लिए उनको वोट दिया गया था। मणिपुर से आने वाले वीडियो को देखकर कलेजा नहीं फटता है, रूह नहीं कांपती है, दिल नहीं दहलता है, मानवता नहीं शर्मसार होती है। मणिपुर से आने वाले वीडियो को देखकर लगता है कि इस देश में चलती फिरती और सड़ी गली लाशें हैं। और असलियत यह है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने सत्र से पहले 8 मिनट 25 सेकंड का संबोधन किया और मणिपुर के लिए उनके पास मात्र 36 सेकंड थे। मणिपुर की बात पर वो कहते हैं कि उनका दिल दुख से भरा और क्रोध है। मणिपुर पर वो कहते हैं कि इससे देश 140 करोड़ लोगों की बेइज्जती हो रही है और उसके बाद वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर घिनौनी गंदी राजनीति करने लगते हैं। शर्म आनी चाहिए मोदी जी आपको। आप एक निर्लज्ज और कायर प्रधानमंत्री हैं। उस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके पास मात्र 36 सेकंड का वक्त है और आप सभ्य समाज की दुहाई दे रहे हैं, तो दुर्भाग्य है इस देश का कि आप इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री। मुझे बताइए, मैं सवाल कर रही हूँ, राज्य सरकार क्या कर रही है? क्या बेहोश पड़ी है? और केंद्र सरकार ये क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री विदेशों का वाहवाही के लिए घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री जी सुनिए, फ्रांस में भी फोन की सहूलत है, ऑनलाइन, ट्विटर, हर बात की सहूलत है। वहां से सुनाइए हमारी मन की बात, हमारी तन की बात। ये जो अश्लील काम हो रहा है मणिपुर में, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? कुछ तो कहिए, एक लफ्ज बताइए, सुनाइए, क्योंकि मेरी भारत माँ की एक अंग जल रही है। राजधानी लखनऊ के लोक भवन में गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलग अलग विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। रिपोर्ट देखिए। देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होना है, जिसके लिए यूपी अहम रोल निभाता है। ऐसे में यूपी की जनता को साधने और लोकसभा का रन जीतने के लिए सीएम योगी भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं।
जनता से किए अपने वादों को बीजेपी सरकार पूरा कर रही है। बीजेपी की यूपी में सरकार है। ऐसे में यूपी फतह करने के लिए बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है बेरोजगारी दर कम करना और युवाओं को रोजगार देना। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ और योगी सरकार मिशन 24 को फतह करने के लिए मिशन रोजगार में जुट गई है। बता दें कि योगी सरकार की तरफ से लगातार बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने का काम किया जा रहा है। 13 जुलाई को यूपी पीएससी और यूपी SSSC से चयनित विभिन्न विभागों में कुल 510 अभ्यर्थियों को, 15 जुलाई को 400 अभ्यर्थियों को, 18 जुलाई को 1573 एएनएम कार्यकर्ताओं को और 20 जुलाई को यूपी पीएससी और यूपी SSSC से चयनित 700 लोगों को सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र वितरित किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब योग्यता के अनुसार नियुक्तियां हो रही है, किसी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती। यूपी अब बीमारू राज्य नहीं है, यहाँ विकास की बात हो रही है। नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि पिछले 6 सालों के अंदर यूपी के 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। किसी भी अधिकारी और किसी भी कर्मचारी को किसी के यहाँ से सिफारिश कराने की आवश्यकता भी नहीं है। कोई सिफारिश मत कराइए। पूरे उत्तर प्रदेश को अपना गांव और अपना घर समझ करके कार्य करना प्रारंभ करिए। उत्तर प्रदेश में हमारे लिए हर जनपद, हर गांव महत्वपूर्ण है। हम उसको कमतर आंक करके नहीं देख सकते। 25 करोड़ की जनता के लिए हमें कार्य करना है, उनकी अपेक्षाओं पर हमें खरा उतरना है और इससे कोई सिफारिश की आवश्यकता नहीं, कहीं नहीं सिफारिश की आवश्यकता होनी चाहिए। आपकी योग्यता और आपकी क्षमता के अनुसार शासन आपको नियुक्ति दे रही है, विभाग आपको नियुक्ति दे रही है और जहां पर थोड़ी भी भेदभाव की शिकायत स्वयं भी विभागीय स्तर पर आती, विभागीय मंत्री कार्रवाई करता है। अगर कहीं भी कोताही बरत दी जाती है तो मैं स्वयं ही उस पूरी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करके कार्रवाई करने में कोई संकोच नहीं करता हूं, कोई संकोच नहीं करता हूं, क्योंकि हमें 25 करोड़ जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप अपने आप को साबित करना है और वह जब हम लोग करते हैं तो हर व्यक्ति में एक संतुष्टि का भाव दिखाई देता है। बीजेपी और योगी सरकार का लक्ष्य निर्धारित है। बीजेपी की तरफ से सभी लोकसभा सीटों पर कब्जे की बात कही जा रही है। योगी सरकार अपना वादा पूरा करके जनता के बीच में जाना चाहती है ताकि वह कह सके कि जो वादा किया है वो निभाया है। हालांकि विपक्ष बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि मिशन रोजगार को रफ्तार देकर आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी यूपी में कितनी सीटें जीत पाती है। देखना दिलचस्प ये भी होगा कि क्या तीसरी बार हैट्रिक लगाते हुए दिल्ली में बीजेपी सत्तारूढ़ हो पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड के चमोली जिले में बुधवार को घटी दर्दनाक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हर किसी को असमंजस में डाल दिया कि आखिर इतना हाई पावर करंट का झटका आया कहां से। वहीं इस पर देवभूमि में सियासत गर्मा गई है। रिपोर्ट देखिए। चमोली जिले के अलकनंदा नदी के पास बने नमामि गंगे प्रोजेक्ट में करंट फैलने से 16 लोगों की मौत पर सियासी कोहराम मचा हुआ है। अब मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार एक्शन मोड में होने का दावा कर रही है। हालांकि कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी है। इसके बाद विपक्षी नेताओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। लेकिन अब स्थिति यह है कि पीपलकोटी क्षेत्र में हंगामा मचा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य मृतकों के परिजनों के साथ मिलकर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। चमोली से लेकर देहरादून तक विपक्षी दलों ने इस मामले पर सरकार को घेरने का काम शुरू कर दिया है और मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की भी मांग की जा रही है। और पारिवारिक जनों को सबको सहन थोड़ा पीछे पीछे हो जाना है। जो घटना में घायल हुए हैं किसी के सेम से रेफर किया गया था
मेडिकल की अच्छी व्यवस्था हो सकती है, वो व्यवस्था वहाँ पर हो रही है। यहाँ से भी जो लोग अभी एडमिट हैं उनको प्राइमरी तौर पर सभी प्रकार की जो मेडिकल एड है किया जा रहा है। वही थोड़ा अपना हाथ उधार करना है। केस स्थानांतरित किया जाएगा, आदेश कर दिए गए, घटना के मिनिस्ट्रियल जाँच के आदेश कर दिए हैं। घटना की हम लोग तह तक जाएंगे और जो भी मिनिस्ट्रियल जाँच में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष की तरफ से लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। विभाग और कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। मुख्यमंत्री की तरफ से मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जिस पर कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है और 1 हफ्ते के भीतर जांच रिपोर्ट भी आ जाएगी। सरकार ने पीड़ित परिवारों को 55 लाख और घायलों को 1 लाख तत्काल आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान किया है, जिस पर विपक्ष ने भी इस आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 10 लाख से 25 लाख रुपए करने की मांग की है। हम सब के लिए और निश्चित रूप से ये कोई आक्षेप नहीं है, ये सच्चाई है कि नमामि गंगे परियोजना के अधिकारियों की लापरवाही और यूपीसीएल के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें निर्दोष मजदूर गरीब लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। निश्चित रूप से इसके बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।